हाँ भाई क्या हाल है भैया वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग इट्स अ ब्यूटीफुल आफ्टरनून हियर इन द यूके परिंदों की आवाज़ आ रही यू नो व्हाट आई एम रियली क्रेविंग राइट नाउ मुझे भी याद आया वो गुल प्लाजा है ना कराची में वहाँ पे समोसे चाट वगैरह की दुकान है तो वहाँ पे वो समोसे आपको क्रश करके देते हैं सो यू डोंट ईट अ समोसा एज अ होल पूरा चमचे के साथ क्रश करके उसमें चटनी वटनी मिक्स करके दे मेक इट लाइक दही बड़े टाइप का आई एम रियली क्रेविंग दैट सो आई वुड हाईली रिकमेंड अगर आपका कभी वहाँ जाना हो ज़रूर खाइएगा बट ख़ास तौर पे मत जाइएगा और जेब का ख्याल रखिएगा मेरी अम्मा की जेब वहाँ कट गई थी नॉट सो लॉन्ग अगो वहाँ पे काफ़ी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं एनीवे thank you so much for all your support and to all the patrons of Patreon. In fact, अभी जो मैं पहला सवाल पढ़ूंगा वो भी Patreon से ही आया है. So obviously that's a priority. So people who support तो ज़ाहिर है उनको they are on a priority. बाकी ये कि again a disclaimer like always this is not a professional advice. I'm not a professional. These opinions are solely based upon my own experience and I could be flawed. I'm a human at the end of the day. I'm not a प्रोफेशनल और लास्टली ये कि कभी कभी मैं जज्बातियात में बहुत ज़्यादा कह जाता हूँ एंड बिकॉज दीज आर मोस्टली अनएडिटेड रॉ वर्जन होता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे काम में जो है ना वो चीज़ the fact what people really like about my content is that it's raw and it doesn't sound like कि ये properly किसी स्टूडियो में या चैनल में एडिट हुई है. It sounds like a friend is talking to you. So I try to keep them as original as I can. तो अगर कभी कभी कोई बात नागवार गुजरे तो दिल पे मत लीजिएगा. मेरा इंटेंशन कभी भी किसी को हर्ट करना नहीं होता. एनीवे सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, आई रियली लाइक योर शो and content so far. You are the only one who speaks from the heart and doesn't care about rating. I will keep my email short so that it is easier for you to read. I'm a married woman, a doctor living in California. I'm the second youngest in my family, and my parents live in Pakistan with two brothers who do nothing. And one brother and do not want to do anything. कुछ करते भी नहीं ना करना चाहते हैं, right? One brother lives in Canada and a sister lives here in California. Let's call her person A. Medicine was never my passion, but my parents emotionally blackmailed me to become a doctor. I graduated from King Edward Medical University, but जिनके लिए इतनी मेहनत की थी, they never said even thank you or anything good about me. वैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी आप कोई भी काम करें ना उसमें वैलिडेशन शुड कम फ्रॉम विद इन. यू शुड नॉट बी वांटिंग टू प्रूव समथिंग टू एनीवन. हालांकि इंसान की वो होती है लेकिन योर वैलिडेशन कम्स फ्रॉम इनसाइड you. I always see them comparing me with others, especially with my sister A, as if I am a loser. My parents gave so much jewelry to my other four sisters और मुझे खाली हाथ रुखसत ये कहकर कर दिया कि तुम्हें इस काबिल बना दिया है, अपना खुद कमा के बनाओ. इन शॉर्ट बाकी बहन भाई जिन्होंने कभी मेहनत नहीं की उनको पेरेंट्स ने सब दिया एंड पेरेंट्स के लिए लाडले भी वही हैं. फादर ने सारी ज़िंदगी बीवी बच्चों को इग्नोर करके कमाया और फिर खुद ही ग्रीड में लॉटरी में लुटा दिया. नाउ ही जस्ट ब्लेम्स एवरी वन फॉर हिज फेलियर एंड डज नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग. घर का खर्चा सिस्टर ए और प्रॉपर्टी रेंट से अच्छा गुजर हो जाता है. द सेम गोज फॉर माई इन लॉज. दे नेवर वॉन्टेड मी टू परस्यू माई करियर बट बहू उनको डॉक्टर ही चाहिए थी. बेटे बहू का सलूक देख लें तो ये कहा जाता है कि ये मियाँ को खाने में पेशाब डालकर पिलाती है, जादू करती है. ओ गॉड, लाइक इमेजिन बीइंग अ डॉक्टर मूविंग टू कैलिफोर्निया एंड स्टिल फेसिंग इस किस्म का बर्ताव. Allah रहम करे. In these circumstances, I passed my two medical exams and almost at the end of my last medical exam. My parents emotionally blackmail me and my in-laws do the same thing with my husband for money. They respect us only when they want money. दोनों के पास अपना बड़ा घर है, अच्छा खाते पीते हैं, बट पैसों का ग्रीड है. इनका फ़ोन पे एहतराम देने से ही पता चल जाता है कि पैसे मांगने. अब वो अच्छा कुछ लोग फ़ोन करते ही बड़े स्वीट होते हैं ना, आप समझ जाते हो कुछ मांगना है. वो वाला सीन है. I'm still dependent on my husband and he's working hard here. His parents think he's the CEO of the company he's working in. We do not even have our own house and planning to start a family soon. With this background, my questions are: I recently sent 4 lakhs for my mother's spine surgery. Now my mother needs cataract surgery and the total cost for that is 6 lakhs.
She is emotionally blackmailing me to send her money. Why? Because my sister A gave the impression that here I am a daughter of Bill Gates. वो पेरेंट्स को पाकिस्तान पैसे भेजती है तो वो जो बोले शी इज़ ऑलवेज राइट. My sister A and other sisters are very rich but they put burden on me for all the finances. मैंने अपना हक मेहर तक अम्मी को दे दिया है and my parents are still thankless. अब अम्मी का रोते हुए मैसेज आता है indirectly forcing me to send money. Brother in Canada does not involve himself in these matters. How can I deal with such parents? I refuse to send money दिस टाइम बट दिल में गिल्ट रहता है कि मेरी वजह से पेरेंट्स को कुछ हो गया तो एट्सेट्रा एट्सेट्रा. शी स्टॉप टॉकिंग टू मी फॉर 2 years. मैं उनको बस ये बोल दिया था कि स्टॉप सेइंग बैड थिंग्स अबाउट माई हस्बैंड कि शादी से पहले पता नहीं उसके कितने चक्कर होंगे. माई हस्बैंड एंड आई बोथ फेस द अब्यूज़ फ्रॉम आवर पेरेंट्स. I've decided to switch to another question 2. I've decided to switch to another non-medical field because I was never happy being a doctor. Is it late at the age of 34 to start a new career? Thank you so much. First of all मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ. 34 is not a late age and especially in a country like US. वहाँ पे ना एक चीज़ होती है उसको आई डोंट नो व्हाट्स द करेक्ट टर्म फॉर इट. आई कॉल इट एजुकेशनल फ्लूइडिटी. फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे डॉक्टर बनने के बाद अगर सोचे कि यार मैं थोड़ी इंजीनियरिंग भी कर लेता हूँ तो वो कर सकता है बिकॉज वहाँ पे दे अलाउ यू टू टू कम्प्लीटली. मतलब मैं ऐसे भी डॉक्टर्स को जानता हूँ तो जो उन्होंने बाद में कंप्यूटर साइंस भी पढ़ी. आपने हमारे मुल्क में ना ये चीज़ अलाउ नहीं की जाती. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. आई डोंट नो आपके क्या प्रोसीजर हैं. आई वॉज अ स्टूडेंट 20 years ago. सो होता ये है कि 9th क्लास में आपने अगर बायोलॉजी ले ली क्योंकि आपकी बेस्ट फ्रेंड बायोलॉजी ले रही थी. अब आप पूरी ज़िंदगी जो है ना अब आपने वही रहना. चाहे आपने बाद में आके डिसाइड किया कि ओ आई डोंट थिंक आई कैन बी अ डॉक्टर और आई शुड बी अ बायोलॉजिस्ट. लेकिन हमारा इतना अजीब एजुकेशन सिस्टम है कि वो अलाउ नहीं करता. और वो एक 15 साल के बच्चे से या 14 साल का बच्चा जो 9th क्लास में होता है उससे एक्सपेक्ट करता है कि तूने ज़िंदगी का डिसीजन 14 साल की उम्र में लेना है. और फिर उस डिसीजन की वजह से वो पूरी लाइफ सफ़र करता है. तो अमेरिका में ये वाले प्रॉब्लम्स नहीं हैं. अगर आपको मेडिकल नहीं समझ आ रही यू कैन ऑलवेज स्विच टू समथिंग एल्स. एंड 34 इज़ नो एज. मतलब लाइक हमारे मुल्क में समझाते हो 34 के हो गए. बाहर मुल्कों में तो लोग 40 के बाद भी शुरू हो रहे होते हैं. सो लाइक वो मसला नहीं है. जो पहला आपका सवाल है सो बेसिकली मैं रिपीट करता चलूँ उनका सवाल कि इनकी फैमिली है, पेरेंट्स हैं. पेरेंट्स जो है ना पैसों के मामले में इनको बड़ा गिल्ट ट्रिप में डालते हैं. ये अमेरिका में रहती हैं. और एक और बहन जो वो भी बाहर ही रहती हैं तो उन्होंने अपनी अम्मी को कान में डाला हुआ कि ये तो पता नहीं बड़े अमीर है. तो पहले इन्होंने भी 4 लाख भेजे अपनी अम्मी को स्पाइन सर्जरी के. अब वो 6 लाख और मांग रही हैं. और वो फ़ोन करती हैं तो वो उनकी आवाज़ से पता चल जाता है कि अब ये पैसे मांगने वाले हैं. कुछ लोग होते हैं ना मोहल्ले में एक्स्ट्रा सलाम कर रहे होते हैं. आप समझ जाते हो कुछ चाहिए इसको तभी सलाम कर रहे हैं मुझे. इसीलिए हमारे यहाँ सलाम जवाब का रिवाज ही नहीं है. हालांकि इन अरब कंट्रीज इट्स सो कॉमन चलते फिरते लोगों को सलाम करना. सो देखें वो गिल्ट वाली बात ज़ाहिर है ज़रूर दिल में आती होगी. रह दे के तो आपकी वालदा ही हैं किसको ख्याल नहीं आता. मगर आपके ऊपर सारा फाइनेंशियल बर्डन डालना भी सही नहीं है. आपकी जितनी माँ है उतनी ही आपके कनाडा वाले भाई की भी माँ है और उतनी ही आपकी सिस्टर ए की भी माँ है जिनको इन्होंने कितने कितने तोला सोना दिया बकौल आपके. और आपको कुछ भी नहीं दिया और बोला कि खुद कमाओ. तो जब खुद कमाओ तो फिर खुद अपने लिए कमाना ना. जिनको बना बना के दिया है तो फिर वो भी संभालें. तो आप बिल्कुल अपनी उसमें गिल्ट में ना जाएं. ठीक है रह दे के फिर वो दिल में ख्याल आता ही है यार माँ है. मगर माँ वो दूसरे बहन भाइयों की भी है. तो आप स्टे फर्म ऑन योर ग्राउंड. ऑब्वियसली देखें आपने अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है. ये जिम्मेदारी आपकी नहीं आपके वालिद की थी जिन्होंने लॉटरी में बकौल आपके पैसा सारा लुटा दिया. उनका काम था इतनी सेविंग्स करना कि बुढ़ापे में अपने आप को सहारा बने. हमारे यहाँ होता ही यही है कि हमने औलाद पे सारी बेटिंग लगाई हुई होती कि ये हमें बुढ़ापे में पालेगा. हमारे बुढ़ापे का सहारा कहा जाता है ना. फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें सिखाई नहीं जाती यार. ये देखें ना कल ही मुझे हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे उन्होंने मुझे किताब दी. हालांकि ये किताब तो मैंने आपको कितनी बार रिकमेंड भी की है. रिच डैड पुअर डैड ये उसका फाइनल वर्जन है. बड़ी मोटी सी है. सो मैं बारहा लोगों को कहता हूँ भाई ये किताब पढ़ें और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखें. पैसा कमाना हमें सिखाया जाता है. पैसे को रखना कैसे यूटिलाइज कैसे करना ये नहीं सिखाया जाता. फिर बुढ़ापे में आप औलादों को फ़ोन कर रहे होते हो कि जी पैसा दे दें पैसे भेज दें. बच्चे भी कब तक करें. उन्होंने अपनी फैमिली नहीं स्टार्ट करनी. तो होता हमारे यहाँ यही है कि माँ बाप को पालते पालते
बच्चे खुद 40, 45, 50 पे चले जाते हैं, फिर इवेंचुअली माँ बाप गुजर जाते हैं, फिर अपनी औलाद के लिए वो कर नहीं पाते, फिर वो साइकिल रिपीट होती है कि चलो हमने उनको पाला जिस तरह तो हमारे भी हमें पाल लेंगे। तो ये बड़ी गलत हमारे यहाँ ना एक रिवायत है। खुद कफ़ी अपने लिए आप इतना कमाएं कि आप जो है ना अपने आप को बुढ़ापे में सपोर्ट कर सकें। अब आपके ऊपर ये प्रेशर डालना सही नहीं है। आप अपने आपने अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है, आपने अपना घर भी लेना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका जैसे मुल्क में खुदा ना खास्ता कोई और रिसेशन आ गया, कुछ और हो गया, तो फिर भाई वहाँ पे यूर ऑन योर ओन। बाहर मुल्कों में यूर ऑन योर ओन। पाकिस्तान में तो फिर चलें सपोर्ट सिस्टम होता है, और ये ज़िम्मेदारी अकेली आपकी नहीं है, ये आपके बहन भाइयों की भी है। अगर वो नहीं निभा रहे, जो हमेशा से लाडले भी रहे हैं, तो फिर ये आपके वालिदैन की तरबियत का कसूर है कि जिनको इतना दिया वो इतने वो निकले कि वो पलट के गिव बैक नहीं कर पा रहे। सो द एंटायर फॉल्ट इज़ योर पेरेंट्स, आपका है ही नहीं। ठीक है ना? आपने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक डॉक्टर भी बन गई, तो और क्या चाह रहे हैं वो आपसे? सो आई वुड से कि यू स्टे ऑन योर ग्राउंड। पार्शल कर लें, पूरे 6 लाख ना भेजें, बोलें जी थोड़े से ले लें, 2 लाख हैं अभी, मैंने पिछली सर्जरी के भी दिए थे, बाकी भी बहन भाई हैं, और उनसे भी ज़रा आप बात करें कि भाई क्या मेरे अकेले की माँ है, तुम लोगों की नहीं है क्या? तुम लोगों को नहीं दिया उन्होंने कुछ क्या? सो आप अपनी जगह बिल्कुल गलत नहीं है, थोड़ा सा स्टैंड लें अपने लिए, और उम्मीद करता हूँ आपकी सिचुएशन बेहतर हो। मगर ये जो टॉक्सिसिटी है ना, ये देखें, जो जो लोग सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं या जो पेरेंट्स बनने वाले हैं या नए नए पेरेंट्स हैं, दिस इज़ समथिंग व्हाट यू हैव टू लर्न एज वेल। ये जो औलादों में ये जो हम करते थे ना, ये मेरा फेवरेट है और ये मेरा लीस्ट फेवरेट है, ये बड़ी गलत चीज़ होती है। इससे ना इंसान, देखो बच्चा जो है वो वैलिडेशन ही मांग रहा होता है ना अपने पेरेंट्स से, कि वो देखना चाह रहा होता है कि देखिए मैं ये करूँगा तो मेरे पेरेंट्स क्या रिएक्ट करेंगे, वगैरह वगैरह। फिर जब आप इस तरह की एक सेग्रीगेशन रखते हो ना, पूरी ज़िंदगी वो अपने आप को फेलियर कंसिडर करते हैं कि यार जब मेरे ही वालदेन मुझसे खुश नहीं थे तो फिर, क्योंकि वालदेन के अलावा और आपका होता क्या है दुनिया में? समझ रहे हैं ना? दे आर द मोस्ट सेक्रेड पीपल दैट यू हैव। और अगर वही आपसे नाखुश रहे, या आपको उन्होंने ये आपको फील करवाया कि यू आर नॉट गुड इनफ, तो आप अपनी नज़रों में गिर जाते हैं ज़िंदगी भर के लिए। फिर आपको दुनिया नोबेल प्राइज़ भी दे, आप ये बोलोगे मेरा बाप तो खुश नहीं था ना मुझसे, लेकिन मेरी माँ तो मुझे यूजलेस कहती थी। सो दैट्स नॉट अ नाइस थिंग टू डू टू योर ओन चिल्ड्रन। डू नॉट डू दैट प्लीज़। एंड बाकी आपको गुड लक, ख्याल रखें। अच्छा जी, दूसरा सवाल, इट सेज इंडियन एक्सट्रीमिस्ट स्टूडेंट। ओके। Assalamualaikum Junaid bhai, hope you're doing well. I'm 22-year-old from Delhi, India. I'm a regular follower of your podcast. It's my favorite pastime while I'm traveling in metro for college. देखो दिल्ली में मेट्रो है, कराची में नहीं है। My father is an engineer in da 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 da. My mother is a government school teacher. Ours is a family of moderate Muslim. I'm writing this from my brother who's just 17 and preparing for his engineering entrance exam. Most of his time uh, on social media goes in watching YouTube videos of extremist religious leaders and Maulanas. Hakikat TV is one of them. ये जीत गया, हकीकत टीवी पहुंच गया इंडियन घरों में। I'm surprised. How can a channel like Hakikat TV have 4 million subscribers? Well, क्या कह सकते हैं भाई, है तो है। He's also part of some political WhatsApp and Telegram group which just forward hateful and fake messages. I still wonder how he got into all these. I'm worried as he's not mature enough to understand all this, and regular exposure to hate is turning him toxic day by day. No doubt it is also disturbing his studies. I tried to counsel him, but it all went in vain. He says he's doing it for just time pass. My parents don't have any knowledge of him doing all these. A few times indirectly, I asked them to keep his phone with them as he's wasting too much of his time on it. But they can't do this as online classes are going, and anyway, it won't be a good idea to. Bhai, please guide me through this, and if possible, make a separate video on this topic. अच्छा, separate तो नहीं, खैर अब मैंने इसी में डाल दी। सो बेसिकली दिल्ली के एक स्टूडेंट हैं, उनके एक छोटे भाई हैं 17 साल के, मॉडरेट मुस्लिम फैमिली है, एक्सट्रीम हेटफुल कंटेंट देखते हैं वो, इंक्लूडिंग हकीकत टीवी। यार हकीकत टीवी तो यार वो, अच्छा खैर, तो वो जो है पॉलिटिकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हैं, वगैरह वगैरह, और वालदेन को पता नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा भाई, अपने पेरेंट्स को बताओ, इससे पहले कि एसीपी प्रद्युमन दया दरवाज़ा तोड़ के तुम्हारे घर में घुसे,
क्योंकि यार ये चीज़ें होती हैं ट्रैक, और यू नेवर नो, ऐसे ग्रुप्स में अंदर ही बैठे होते हैं लोग जो कि मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, वो दिखा रहे होते हैं कि हाँ हाँ हम आपके साथ हैं, लेकिन वो होते गवर्नमेंट के साथ है या सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ है। इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। 17 साल का बच्चा है, उसको कोई अकल नहीं है, तो इट कुड बी, यार ही कैन गेट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल। देखो वैसे ही जो है ना, मुस्लिम्स गेट अ, आई मीन नॉट सो फेवरेबल टाइम। मतलब ज़ाहिर है इंडिया में एक प्रॉब्लम तो है हल्की फुल्की, लेकिन ये कि आजकल का जो ज़माना है भाई, वो आपके ऊपर अगर एक बार लेबल लग गया ना टेररिज्म का। आपको याद होगा एक और मुझे जो इंडिया से मेल आई थी, जिसको बच्चे को फेक, मतलब उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था, और उसके लिए कितनी प्रॉब्लम हुई थी, एंड देन ही फाइनली लेफ्ट इंडिया वगैरह वगैरह। सो इट कैन पुट यू इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। किसी खुदा ना खास्ता गलत न्यूज़ में तस्वीर लग गई, रिपब्लिक टीवी पे आ गई जी, है क्या करोगे ज़िंदगी भर के लिए? या इंटरनेट पे किसी ने अगर स्क्रीनशॉट लगा दिया तुम्हारी तस्वीर के साथ, तुम्हारे भाई की तस्वीर के साथ, कि जी ये लोग फलाना फलाना कुछ भी प्लान कर रहे हैं वगैरह वगैरह, इंटरनेट पे एक बार चीज़ आ गई ना, इट डजंट गो अवे। सो ये जो टाइम पास है ना, ये इट कैन गेट यू टाइम इन जेल एज वेल। फिर वहाँ टाइम पास नहीं होता, और वहाँ आगे पीछे फिर बहुत लोग होते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। बहुत सारे कंट्रीज़ में, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में पीपल गेट डिपोर्टेड, और उनको पता नहीं होता हुआ होता क्यों है, खासतौर पे मिडल ईस्ट में। लेट मी टेल यू व्हाई। अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स वर्क इन एचआर इन इन द मिडल ईस्ट। तो उनको अचानक से कॉल आती है, और वेरी ऑफन बड़ी बड़ी कंपनीज है, 1500 लोग काम करते हैं, जी ये फलाने साहब है, इनका पैकअप करें, मंडे को इनकी फ़्लाइट है। क्यों? कुछ नहीं बताते। एंड देन बंदा सोचता ही रह जाता है ये हुआ क्यों मेरे साथ। फिर उसको औने पौने अपनी गाड़ी बेचनी पड़ती है, घर बेचना पड़ता है, और वो ज़िंदगी भर का ब्लैक लिस्ट हो जाता है जीसीसी कंट्रीज़ में, लाइक उसमें यूएई, सऊदी, कतार, कुवैत, राइट, ऑल द रिच अरब कंट्रीज़। कोई रीज़न नहीं दी जाती, मगर वो डीप डाउन रीज़न यही होता है कि या तो, क्योंकि देखो वहाँ सुकून क्यों है? व्हाई डू यू थिंक देयर इज सो मच पीस इन द यूएई, कंसिडरिंग आईसिस करीब में लड़ रहा है और इतनी सारी थ्रेट्स हैं? व्हाई? बिकॉज भाई वो बहुत एक्स्ट्रा केयर लेते हैं, बहुत एक्स्ट्रा मतलब प्रिकॉशंस लेते हैं। तो जहाँ उनको लगता है ना कि यार ये बंदा ही कैन टर्न इन टू पॉसिबल एक्सट्रीमिस्ट, या ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा ला सकता है, या कोई टेररिज्म का एक्ट कर सकता है, वो निप इन द बर्ड। हमारी तरह थोड़ी पाल के बैठे हुए हैं, ओ हमें पता नहीं था ये फट जाएगा, और वो फट जाते हैं, राइट। तो वो भाई पहले ही निकाल देते हैं। उसकी वजह क्या होती है? वो आपको ट्रैक करो तो इंटरनेट पे कि ये कंटेंट क्या देख रहा है, ये व्हाट्सएप पे क्या है। ओ भाई गवर्नमेंट के पास सब है। द मोमेंट यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, यू आर एक्सपोज्ड। घंटा ये है टेलीग्राम वेलीग्राम, ठीक है, टू सम एक्सटेंट वहाँ पे वो होता है, लेकिन जब ग्रुप में ही घुस गए आपके, ठीक है, इनक्रिप्टेड डिवाइस है, अब 100 लोगों का ग्रुप है, आपको नहीं पता उसमें से कौन गवर्नमेंट के साथ मिल गया है, राइट, यू नेवर नो। तो हो गया ना कॉम्प्रोमाइज, स्क्रीन शॉट्स इधर उधर होते हैं। तो भाई ये बहुत सीरियस एलिगेशंस लग सकते हैं, ये जेल जा सकता है, खुदा ना खास्ता कोई आरओ भी लग गया, एसीपी प्रदुमन जो है ना, फिर पता है सीआईडी के दफ्तर में कुर्सी नहीं होती, खड़ा करके मारते हैं वो। तो इसको हटाएं इन चीज़ों से, गेट हिम इनटू कोई जिम विम में डालो। असल में होता यही है, 16-17 की एज होती है ना, बच्चे बड़े चार्ज होते हैं। एंड आई एम श्योर इन अ सोसाइटी लाइक इंडिया, वहाँ पे वो फील करता होगा कि यार मैं सेकंड क्लास सिटीजन हूँ, हालांकि इट्स अ सेक्युलर कंट्री, मगर वो एक ज़ाहिर है एक जब से द राइज ऑफ हिंदुत्व वगैरह वगैरह, तो लाइक यू नो मुस्लिम्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, तो उसको ये फील होता होगा। और फिर ये रिलीजियस सर्मन्स हो गए या इस तरह की वीडियोस हो गई, दे डोंट हेल्प मच, ये तो फिर प्रोपागेंडा करती हैं। तो उसमें फिर जो एक एक नौजवान होता है हु इज़ फुल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो वो जो है ना उनको कहीं ना कहीं तो ये करना है। तो भाई ऐसे बच्चों को ना स्पोर्ट्स में डाल दें, जिम में डाल दें, कि भाई वहाँ एनर्जी निकाल के आओ। समझ रहे हैं? सो प्लीज़ मेक श्योर, इससे पहले कि दरवाजे पे कोई खटखटाहट हो, पहले ही अपने पेरेंट्स को बता दें, और उनको बोलें कि भाई ये ऐसे ऐसा है, इट कैन पुट अस इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल, ये बहुत रिस्की चीज़ है, तो ये ना करें। ये ग्रुप्स जो हैं ये बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। ऐसे ही होता है, ये जो ग्रुप्स होते हैं दे टारगेट दीज 13 14 15 साल के लड़के लड़कियां भी, इवन यहाँ यूके से भी,
ये जो क्या नाम है इसका, समथिंग शमीम, वो जो लड़की जिसने आईसिस ज्वाइन कर ली थी, नाउ शी इज बेगिंग टू कम बैक टू यूके, शी इज अ यूके सिटीजन। क्या जी, 13-14 साल की उम्र में आईसिस ने रिक्रूट कर ली थी। कच्चा जहन होता है ना, कच्चे जहन को मोल्ड करना आसान होता है। अब मुझे इस एज में कोई बोले, मैं निकल खल्ली वल्ली जाके तू फट, मैं क्यों फटू? समझ रहे हैं? पक्के हो गए ना, दुनिया देख ली। 13-14 साल वाला वो होता है, कच्चा दिमाग होता है, उसको मोल्ड करना आसान होता है। सो दे ऑलवेज टारगेट दीज। हुज टू से आज ही इसको कंटेंट पिला रहे हैं, कल को बोले भाई देख भाई, तू जो है जलालुद्दीन अकबर के चशम हो और ये हो और वो हो, और हिंदुस्तान को हमने जो है दोबारा मुसलमान करना है, ये करना है, तू जाके ये कर, उस पर अटैक कर, ये कर। यू नेवर नो मैन। सो इससे पहले खुदा ना खास्ता इस तरह की मुसीबत है, पेरेंट्स को सबसे पहले बताओ और भाई को बोलो भाई दिस इज़ नो गो एरिया, दिस इज़ एब्सोल्युटली, ये मैं किसी भी, चाहे मुसलमान मुल्क भी होता, मैं कभी रेकमेंड नहीं करता। ठीक है ना, क्योंकि ये भाई इट कैन टर्न इनटू एन इलीगल एक्टिविटी और बच्चा फंस सकता है। जिम विम में डालो, बोलो भाई जा ज़रा रंग वो एक तो हमारे जिमों में गाने भी कैसे होते हैं ना, वो दुनिया भर में होते हैं ना, गेट अप स्टैंड अप और ये वो पंपिंग वाले गाने, हमारे जिम में गाने होते हैं, तू मेरा हीरो अजीब। एनीवे, बात कहाँ से कहाँ निकली। सो दिस इज़ वेरी रिस्की, ख्याल रखें, बहुत खतरनाक चीज़ है ये। अच्छा, third one. Assalamu alaikum, Junaid bhai. It's been a while since I started watching your videos. My parents always demoralize me. Like I can see that I'm talking to my mom about something and she just keeps nodding while using her phone. My parents taunt me a lot. I try to remain calm, but it's hard. My younger siblings call me by the names my parents call me by. And believe me, the names aren't polite. All they want from me are grades. I wanted to get into sports, but they haven't helped me even a bit. And it's not that they can't. How do you think I should behave in such situations? I know they love me, but this isn't the right attitude. I try to remain silent in front of them, लेकिन दिल से बुरा लगता है. It feels like no one is listening to me. Can you talk regarding this? And thanks for reading this. This is a very sad situation to be in. Again, अब ये देखें ना, now we're the generation जो अब नए पेरेंट्स हैं, वी आर द जनरेशन जिनके हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, एंड नाउ children will grow up in households where they were neglected because mom was busy on her WhatsApp, या dad was busy watching a YouTube video, चश्मा यूं करके हकीकत टीवी, whatever. So मैं आई मीन ऑब्वियसली हम लोग भी घर में सब फ़ोन यूज़ करते हैं, और मैं नोटिस करता हूँ माय 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 सन नोटिस कि सबके हाथ में डिवाइस है, मेरे हाथ में क्यों नहीं, तो फिर वो हमसे भी छीनने की करता है। एंड किड्स इमिटेट कि यार जब घर में देख रहा है कि सब फ़ोन में, सो मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि उसके सामने फ़ोन का यूजेज जो है ना कम से कम हो, या फिर ये कि वो निगलेक्टेड फील ना करे कि इफ़ ही इज़ कूइंग, इफ़ ही इज़ आस्किंग फॉर समथिंग, कि मैं नहीं लगा हुआ और यूं करके दे दिया। सो वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। बट लोग अभी रियलाइज़ नहीं करेंगे बिकॉज वी द फर्स्ट जनरेशन डू दैट। हाउएवर, जो आपने दूसरी बात की कि वो आपको दे कॉल यू नेम्स, और उसकी वजह से फिर आपके छोटे बहन भाई भी आपको उन नामों से पुकारते हैं। आई कैन अज्यूम कि जिस तरह के नाम हमारे घरों में बच्चों को दिए जाते हैं, तो उस तरह वो आपको बुलाते होंगे। एंड किड्स इमिटेट, अगेन आपके छोटे बहन भाइयों का कसूर नहीं है, वो तो वही कर रहे हैं जो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, वो उनको इमिटेट कर रहे हैं। मगर ये कि एज समवन हु इज़ एन ओल्डर सिबलिंग यू शुड अगर आपको लगता है आपके पेरेंट्स उनको नहीं कर रहे, तो कम से कम आप ही अपने बहन भाइयों को समझाएं, एंड लाइक पुट योर फुट डाउन कि भाई दिस इज़ नॉट द लाइन यू क्रॉस, मैं आपसे बड़ा हूँ, आई डिमांड रिस्पेक्ट। और रही बात आपके पेरेंट्स की डिग्रेडेशन की, तो दुआ ही कर सकते हैं, बट ये कि आई नो इट्स नॉट अ नाइस थिंग टू हैव और गो थ्रू, बट दिस इज़ समथिंग दैट योर रियलिटी इज़। या तो उनसे आप दो टोक बात करें, बोले भाई अम्मी फ़ोन साइड पे रखें, मैं आपसे बात करनी है, एंड कन्फ्रंट देम और बोलें कि भाई दिस इज़ व्हाट यू डूइंग एंड दिस इज़ हाउ इट्स हर्टिंग मी एंड दिस इज़ हाउ इट्स अफेक्टिंग मी। सो अगर आपको लगता है कि मैं आपकी औलाद हूँ, एंड इफ़ यू वांट द बेस्ट आउट ऑफ मी, इफ़ यू वांट द बेस्ट ग्रेड्स आउट ऑफ मी, stop doing this. Otherwise, it is only ruining my life, and then you will be responsible for whatever happens. इस तरह करके दो टोक बात करें। कुछ लोगों को अकल आ जाती है, उनको ना कोई समझाने वाला नहीं होता ना, तो वो समझते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने भी यही होते हुए देखा होता है कि हमारे माँ बाप भी हमें ऐसे ही बोलते थे, ओए बावले इधर आ, तो हम बावले ही मशहूर थे घर में, इस तरह। तो दे थिंक कि यही चीज़ें सही हैं, लेकिन वही ना, वी हैव टू शेड ऑफ अ लॉट ऑफ ओल्ड हैबिट्स
जो कि हमारे यंगर पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे कि यार अब वो चीज़ें अब नहीं चलेंगी जो पहले होती थी, जस्ट बिकॉज कि वो हमें 10 साल से हो रही है, सॉरी 1000 साल से हो रही है, इट डजंट मीन देयर राइट, देयर कैन बी रॉन्ग थिंग्स। सो रही बात स्पोर्ट्स की, तो मेक अ रूटीन, और आप अपनी जो है ना उसमें अपना स्पोर्ट्स खुद से परसू करें जितना आप कर सकते हैं। कोशिश करें बैलेंस ऐसा रखें कि आपके पेरेंट्स को भी शिकायत ना हो, आपके स्पोर्ट्स खेलने की का जो शौक़ है वो भी पूरा होता रहे। रही बात अब मैं आपको ये बोलूँगा कि अपने पेरेंट्स को, या तो फिर आप अगर आपके कोई मामू चाचा ताया हु यू आर क्लोज टू, उनसे बात करें, ट्राई, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो हम एजिस्ट है ना, बच्चों से हम सुनते नहीं हैं कि नहीं तुम छोटे हो तो तुम गलत हो, मैं हम बड़े हैं तो हम सही हैं। तो उनको बच्चों की बात समझ भी नहीं आती, बहुत देर में, जब बहुत देर हो चुकी होती फिर समझ आती, फिर रोते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सो ट्राई टू इन्वॉल्व सम एल्डर ऑफ योर फैमिली, ताकि बड़े से बड़ा बात करेगा तो शायद समझ आए। अगर वो भी काम नहीं आता तो फिर खुद जाके दो टोक बात करें कि यार मेरी ज़िंदगी का मसला है और आप मेरी ज़िंदगी इस तरह ख़राब कर रहे हैं, मेरे घर में इज़्ज़त नहीं है तो बाहर क्या होगी दुनिया में। अगर आप चाहते हैं मैं एक इज़्ज़तदार आदमी बनूं तो मुझे घर में इज़्ज़त देना सीखें, और यही मेरी डिमांड्स हैं। कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो ठीक है, जब तक मैं डिपेंडेंट हूँ आप पे मैं डिपेंडेंट हूँ, फिर जब मैं इंडिपेंडेंट हूँ देन आई हैव माई ओन रूल्स। और ऐसे ही होते हैं आजकल, जो आप देखते हैं ना, जो लोग कहते हैं बड़े आराम से कहते हैं जी आजकल की जनरेशन बड़ी बदतमीज़ है, वो बदतमीज़ नहीं है, वो जानती है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, और टॉक्सिसिटी में किसी को भी रहना नहीं चाहिए। तो जहाँ उनको लगता है ना कि भाई अब मैं इस साइकिल से बाहर आ सकता हूँ तो वो चले जाते हैं उस साइकिल से बाहर। जिसको आप कहते हैं वो बदतमीज़ छोड़ के चला गया, आपने पाल पोस के बड़ा किया, नहीं, आपने अब्यूज़ करके बड़ा किया। आप ये नोबडी डिजर्व्स अब्यूज़, ये तो बहुत गलत हरकत है। तो उसको फिर वो कहते हैं बदतमीज़ी, बगावत, रिबेलियन। जो आजकल आप देखते हैं ना बच्चे, वो बड़े रिबेलियस हैं आजकल के बच्चे, या बिकॉज दे नो व्हाट्स गुड फॉर देम एंड दे नो व्हाट्स राइट फॉर देम। यू कांट जस्ट बी लाइक, यू कांट बी एन एसोल टू योर किड्स एनी मोर आजकल के दौर में। सो बेटा, उनसे बात करें आप और उनको समझाएं, समझ जाएं तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो ठीक है। थोड़े अरसे की बात है, आप माशाल्लाह, आपकी ईमेल से लग रहा है आप बड़े हो, आपने अपनी एज लिखी नहीं है, थोड़े से और टाइम की बात है, फिर तो आप इंडिपेंडेंट हो ही जाओगे। तो देन यू हैव योर ओन लाइफ, योर ओन रूल्स, फिर नहीं वो आपको बोलेंगे। टेंशन नहीं लो एंड डोंट लेट दिस, आई एम श्योर ईजियर सेड देन डन। अगेन, बच्चा घर से ही अप्रूवल सीख करता है, और घर से ही अगर लाते पड़े तो कुछ रहता नहीं है बाकी। मगर इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स देयर फॉल्ट, उनकी अपब्रिंगिंग का मसला है। लेट लेट डोंट लेट देयर फॉल्टी अपब्रिंगिंग डिमोरलाइज यू, राइट। वो उनका मसला था, आपका फ़र्ज़ है टू डू द राइट थिंग्स फॉर योर सेल्फ, और वो जिस तरह आपसे बिहेव करें वो उनका ज़र्फ़ है, राइट। फ़र्ज़ और ज़र्फ़, ये दो चीज़ें सीख लें आप। उन्होंने वही सीखा, वही इम्पार्ट करें जो उन्होंने सीखा, दैट्स देयर फॉल्ट नॉट योर्स। यू नो व्हाट्स गुड फॉर यू एंड यू शुड बी हैप्पी दैट यू नो दैट। सो परेशान नहीं हो, डोंट फील डिमोरलाइज्ड। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट वन सेज हाउ टू ओवरकम फाइनेंशियल डिप्रेशन कॉज्ड बाय लोकल क्लाइंट्स ऑफ पाकिस्तान। भाई पेमेंट नहीं मिलती, यहाँ पे नहीं देते लोग पेमेंट। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ Jarada, I'm from Lahore. I'm a frequent viewer of your impactful podcast. This email is long, so bear with me. The reason I'm writing to you is that recently I have gone through the toughest yet worst experience of my career, where a big client, yet local, was referred by my uncle, for whom I had to deliver a website, a brochure, and e-catalog, and this whole deal was done by my uncle for 3 lakhs. Okay. यहीं से मुझे लग रहा है गड़बड़ है। From day one, the client didn't give me the required advance, which was per contract 50%, and even my uncle knew that. Yet my uncle insisted that it's okay, I will handle your payment release, and you just handle the project. Many days passed. I attended countless meetings at the client's office where I had to wait for 3 to 4 hours almost in every meeting, and once the meeting was conducted, the client started to ridicule me that I'm incapable, even after delivering him work as per contract, sometimes in front of my own uncle and sometimes alone. Anyways, months passed.
and I requested the client to please release the funds since my uncle wasn't paying any heed to payments as per contract milestones. I waited and waited as more days passed. My uncle assured me that you'll get your payment once you share him the work via email, which I did. So upon his request, I released the catalog and brochure for which he owed me 175,000. Even after the approval of the catalog and the brochure, the client released only 140,000 in pieces. पहले 90,000 और and after 2-3 months the remaining 50,000, for which I literally begged myself, since again I was betrayed by my uncle and the client as well. Long story short, my small freelancing startup runs on advances, and from day one I was manipulated, and I had to pay the content writer for e-catalog and brochure and the web developer for website from my own savings, which was around 150,000. Because of this, me and my wife are quite worried and depressed since all our savings are gone, which we saved for our 1-year-old kid, and I had no option but to pay the resources as I begged them to have faith in me as I'm going through a hard time since my own relative betrayed me when it was his responsibility to get the funds released. As now he clearly says that it's not my headache, it's your client, you handle it. बेटा अंकल ले गए आपके पैसे. I was just there to introduce you. Until now, the guy owes me 35,000 for catalog and brochure and full amount of 150,000 for website, which in total becomes 160,000 out of 140. ये समझा नहीं मैं point. I shared this problem with my parents, and just because of my family matter, I was told to keep calm and let this huge loss go, since because of that my startup is almost at its end, and currently I still have debt and family expense on my head. Sadly, I had no option but to look for a job, which Alhamdulillah Allah helped me to get quickly, where I currently work as a remote BD business developer with a very small salary package, and still clearing my debts till today just because of my relative and that double standard Pakistani client. Please give your honest suggestion. What should I do, as my pending payment is very dear to me, for which I worked really hard. Although my parents are saying forget it and move ahead, but in my head I really can't. Although I learned a lesson that I will never work for any Pakistani asshole type of clients again. Because of them, my business is ruined and I'm in depression mentally and physically. I really hope that you will shed some positive light on this matter. सबसे पहले रूल ऑफ थंब, कभी रिश्तेदार के साथ काम ना करें. नेवर एवर इन्वॉल्व फाइनेंसेस विद योर रिलेटिव. ये मेरी बात याद रखिए, क्योंकि ना रिश्तेदारों वाला इतना सेंसिटिव मामला होता है कि वही वही हुआ ना. उस आपके अंकल को पता था कि मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, क्या हो जाएगा. उल्टा आपके अम्मा अब्बा ने बोला बेटा छोड़ो, पेमेंट जाने दो. क्योंकि वो ये इस चीज़ यही वजह है कि ये जो फैमिलीज़ में जो बच्चों के साथ अब्यूज़ होता है, जो कि अपने ही फैमिली वालों ने किया होता है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता होता है ज़्यादा से ज़्यादा हश हश करा देंगे, चुप करा देंगे, कोई अपनी औलाद के लिए स्टैंड नहीं लेगा. और मुझे शर्म आती है ऐसे पेरेंट्स पे जो अपनी औलाद के साथ नहीं खड़े होते. मतलब व्हाट अदर मोरल ग्राउंड डू यू हैव इन लाइफ अगर आप अपनी औलाद के साथ ही नहीं होते, अपनी औलाद के साथ फेथफुल नहीं है लोग. नो वंडर वी आर वेयर वी आर. हम लोग अपनी औलाद के साथ नहीं है. कोई मामला हो, शादी का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, ये पेमेंट का मामला हो, औलाद के साथ नहीं है. मामू चाचा ताए के साथ है तो जाओ उन्हीं के साथ रहो भाई, इधर क्यों दिमाग खाते हो हमारा. तो ये अंकल आपके खा गए हैं पैसे. आई मीन आई शुडंट बी एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लग ऐसे ही रहा है. क्योंकि मीटिंगों में आना, देखो कोई भी अंकल जो है ना पाकिस्तान में, किसी के पास इतना वेला टाइम नहीं है कि आपके साथ मीटिंगों में जाए. उनका अपना कट होगा तो वो बैठे हुए थे आपके साथ मीटिंगों में, वरना वो अपना काम धंधा तो कुछ करते ही होंगे ना. अगर नहीं करते तो फिर यही उनका काम है, लोगों को जोड़ जोड़ के मिलाना, वहाँ से अपना कमीशन लेना, शार्ट हो जाना, और बाद में बोलना भाई मुझे क्या पता, तुम्हारी पेमेंट है, तुम जानो तुम्हारा काम. कितने अफसोस की बात है, एक बंदा बेचारा अपना काम करना चाह भी रहा है तो उसको बेचारे का बिजनेस ही सारा शट हो गया, शट डाउन हो गया, क्योंकि उसको फ्रीलांसर्स को पेमेंट करनी थी आगे, उधर से पेमेंट आई नहीं. एडवांसेस पे काम चलता है ना, उधर से पेमेंट आई नहीं, जेब से थी जो सेविंग थी. 1 साल का बच्चा है, नौकरी करने पे मजबूर है, और इट्स वेरी सैड. यार देखो, एक तरीका तो ये है कि ना अंकल के घर पहुंचो रोज़, बोलो भाई बाहर निकलो, मेरा मेरा पैसा दिलाओ. हो जाएगी थोड़ी सी बदतमीजी, लेकिन आई डोंट नो मैन. अब वही ना, आप अंकल का सर तो नहीं फाड़ सकते, गोली तो नहीं मार सकते, मगर कम से कम थोड़ा सा जलील तो कर सकते हैं.
यार ये छोड़ो कि जी वो मेरे अंकल हैं क्या हैं, अगर वो आपको समझते हैं ना कि मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, वो आपके साथ कभी ये नाइंसाफ़ी अब नहीं होने देते यार। मैं भी भांजे का मामू हूँ, मेरे भांजे के साथ कोई कुछ करे, मैं घुस के फड़ ना जाऊँ, टिंड लेके घुस जाऊँ। राइट, स्टैंड लेते हो आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, तो अगर वो आपके होते तो वो आपके साथ खड़े होते, वो अपना कट निकाल के चले गए। तो जब अगले ने पासदारी नहीं रखी रिश्ते की, तो आप क्यों रखो? वो आपके अंकल हैं, वो आपके अम्मी अब्बू को होंगे, कज़न वज़न आपके थोड़ी हैं। अल्ली बल्ली। अब इसको लोग बोलेंगे जी आप प्रमोट करते हैं बदतमीजी करना ही करना। अगले ने अगले का बिजनेस शट डाउन करा दिया और ये चू भी ना करे। यही तो, यही वजह है, यही वजह है जो जो एम्पावर करता है इन अब्यूजर्स को, चाहे वो फाइनेंशियल अब्यूजर्स हो या किसी और किस्म के। वो यही चीज़ एम्पावर करती है कि यार ये थोड़ी कुछ बोलेंगे और इनके पेरेंट्स इन्हीं को ही चुप करा देंगे। भाई अपने हक के लिए लड़ना सीखो। चुप होके बैठ गए ना, पैसे मिले ना मिले कोई मसला नहीं है, पैसे मिले ना मिले, लेकिन अपनी लड़ाई पूरी करो। गंदा तो करो ना, गंदा तो कर दो उनको, खानदान में बात फैला दो। कोई फैमिली ग्रुप होगा ना व्हाट्सएप का, वहाँ पे मास मैसेज मार दो, बोलो यार मेरे अंकल ने पेमेंट खा गए, ओ सॉरी गलती से भेज दिया, डिलीट भी नहीं किया। उनको दिखाओ कि यार ये आपने मेरे साथ ज्यादती की है। टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आपकी भी एक औलाद है। आज आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखोगे ना, तो कल को यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल मेक श्योर कि आपकी औलाद के साथ इस तरह ना हो, और फिर आप उसके साथ भी स्टैंड लेने के काबिल होगे। आज अगर झुक गए ना, तो फिर दुनिया आपको झुकाते ही रहेगी, और फिर लाइफ जो है ना बड़ी मीनिंगलेस हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि टीटी लेके या क्लैश एंड कोव लेके घुस जाओ उसके ऑफिस में, क्लाइंट के पास भी पहुंचो, तंग तो करो थोड़ा सा, तंग हिलाओ तो सही उनको। बड़ी बेगैरती है यहाँ पे। अरे मेरी भी पेमेंट फंसी हुई है एक दो जगह। वो मेरी शराफत है कि मैं चुप हूँ, ठीक है, वरना ऐसा जलील एक वीडियो बनेगी, सिर्फ एक वीडियो ना सड़क पे ले आया मैं, लेकिन नहीं वो मैं आई डोंट लाइक टू प्ले गॉड और एनीथिंग। ठीक है, उसका ज़र्फ है, अभी मुझे उसके बगैर पैसों के बगैर भी गुजारा मेरा है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। अगेन यही तो चीज़ अगलों को एम्पावर करती है कि हाँ ठीक है ना, इधर उधर से कमा तो रहा है, क्यों आएगा मेरे पास। मैं बस देख रहा हूँ कि ये बात कहाँ तक, मतलब कब तक नहीं आता वो बंदा सामने, ठीक है ना। स्कैंडल बन जाएगा अगर मैं नाम ले लूँ कि कौन है वो बंदा। छोड़े, आएगा आएगा। सो बट अगेन मेरी और आपकी सिचुएशन डिफरेंट है। सो लाइक यू नो आई एम फाइनेंशियली कंफर्टेबल, बट आपका तो बेचारा मतलब बिजनेस ही बंद हो गया और आप नौकरी करने पे मजबूर हो गए। सो यू नीड टू टेक अ फाइट। लड़ जाओ भाई अंकल से, बोलो यार मुझे नहीं पता, मुझे दिलाओ। और अगर कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी वॉपी मौजूद है, तो फिर एक आखिरी थ्रेड भेजो, भाई ये मैं लीगल नोटिस भेज रहा हूँ, और जो है फिर आप देख लीजिए। मैं वकील के किसी एडवोकेट के दफ्तर के बाहर जाओ, वहाँ पे लिख पट्टी वो लगी हुई होती है ना, खुर्रम जमशेद एडवोकेट हाई कोर्ट, उसकी तस्वीर खींच के व्हाट्सएप कर दो, बोलो मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्या सीन है, पेमेंट कर रहे हैं या फिर मैं फिर लीगल रास्ता अख्तियार करूँ। क्योंकि फिर लीगल रास्ते में फिर आपकी लीगल फीस, अगले फिर ये बोलते हैं भाई इतनी तो पेमेंट नहीं है जितनी वकील फीस लेगा। नहीं बेटा, केस जीतूंगा तो वो भी तू ही देगा, और जो इमोशनल ट्रॉमा से मैं गुजरा हूँ उसके 10 लाख अलग लूंगा। 50 लाख का नोटिस भेज दो, बोलो यार 50 लाख चाहिए, लड़ जाओ, होगा भाई वो। आई डोंट नो मैन यार, एक तो हमारे यहाँ जो लॉ है ना वो भी अमीरों का ही है ना। आप वकील करोगे, अगला जज कर लेगा, क्या कर लोगे आप। मगर हिलाओ तो सही, उनकी नींदें तो थोड़ी सी हराम करो, आराम से नहीं सोने दो, हिलाते रहो, टेंशन देते रहो थोड़ी थोड़ी सी। एक काम करो, बड़ी ईवल एडवाइस है। अंकल के ना गाड़ी के 2 टायर फाड़ दो किसी दिन जाके, स्लैश, बड़ी वाली छुरी आती है ना, 2 टायर स्लैश को, एक नहीं दो, क्योंकि स्टेपनी एक होती है ना, दो कर दो। और उसके बाद एक हफ्ते बाद दोबारा कर दो, 4 टायर। अजियत दो अंकल को। यार वो फिल्म है ना, आई सॉ द डेविल, कोरियन फिल्म है, मैंने काफ़ी बार रिकमेंड भी की है। इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी अबाउट रिवेंज। उसमें बंदा का, मैं आई एम नॉट गोना स्पॉइल, ही कुड हैव, वो रिवेंज में अगले को मार भी सकता था, लेकिन उसको मारता नहीं है, उसको छोटे छोटे से कट लगाता रहता है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी पैर में। वो कहता है मैं तुझे आराम आराम से मारूंगा। तो अंकल को ना थोड़ा सा अजियत दो। फिर अगर अगर शराफत से नहीं मानते, लीगल राउट लो, किसी वकील शकील को जानते हो,
तो इनको ज़रा आगे धमकी तो पहुंचाओ, बोलो भाई मैं फिर कोर्ट में केस कर रहा हूँ, फिर वो आप जाने फिर देखेंगे कोर्ट में। हद है यार, मतलब शर्म की बात। और अब नहीं लेना यार पाकिस्तानी क्लाइंट, नहीं लेना भाई। और जो दूसरे फ्रीलांसर सुन रहे हैं भाई, 100% एडवांस हाथ में ना हो काम नहीं लिया करो, नहीं लिया करो, फिर जाते हैं लोग। राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट, अब जो मैं जो बात कर रहा हूँ ना मेरी पेमेंट की, मेरे पास अभी भी ईमेल मौजूद है, ईमेल पे लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक है ना। उसके बाद भी लोग मुकर जाते हैं। वजह यही है कि भाई कहाँ जाएगा कोर्ट में, अबे कहाँ मांगेगा, पहुंच जाओ फिर फटती है अगलों की। सो जाने ना दें ये पेमेंट, बिल्कुल ना जाने दें। और अपने पेरेंट्स को भी ना ज़रा कहना नहीं चाहिए, थोड़ी सी शर्म दिलाएं कि यार देखें आप, मेरा आपकी अपनी औलाद का कारोबार तबाह हो गया और आप अभी भी उसके साथ हैं, तो माजरत के साथ आप क्या बोल सकते हैं यार पेरेंट्स को भी। हद है यार, शर्म आती है, अपनी औलाद के लिए स्टैंड नहीं लेते, फिर रोते हैं बाद में कि है कुछ हम कर लेते, अच्छा हो जाता, ये हो जाता, तब तक बहुत देर हो जाती है। दैट्स वेरी सैड, बहुत गलत हरकत है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, आई होप यू डूइंग वेल, आई वॉच योर वीडियोज रिलीजियसली एंड लव एवरी सिंगल वन ऑफ देम, देयर इज अ लॉट यू हैव taught me, so thank you for that, my pleasure. I've been wanting to write this email for a long time, but for some reason I kept delaying it, but here it goes. Day by day, I realize how horrifying being a woman in this country truly is. I recently took admission in a Turkish university and regretted it because I gave up my dream of becoming a lawyer to go abroad. But now I thank God every day. So, my question is, why are we as a society the way that we are, especially in respect to our attitude towards women? For the longest time, I thought only men could be misogynist. However, lately that has changed. I see women saying stuff like feminism is cancer and abusing the women who were present at Aurat March. You'll be, खैर अभी तो आगे सवाल काफ़ी मौजूद है. You'll be surprised. Women get a lot of hate from other women and that's very very sad. आपको मैं एक मिसाल देता हूँ. आप किसी भी एक्ट्रेस की इंस्टाग्राम पे जाएं, चाहे वो इकरा अजीज़ हो, सरवत गिलानी हो, जो भी ए लिस्टर्स हैं जो ड्रामों में आती हैं वगैरह वगैरह, 90% के कमेंट्स ऑफ होंगे। और जिनके खुले भी हैं उसके नीचे आप देखें कि हेट कहाँ से आ रहा है। यू विल सैडली यू विल फाइंड मोस्टली विमेन हेटिंग अदर विमेन। और उसकी भी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ औरतों को जिस तरह रखा जाता है, उनको किसी किस्म की कोई आज़ादी नहीं होती। और हमारे यहाँ, हम बड़े शहरों में रहने वाले ना, तो हमें लगता है कि शायद पूरे मुल्क में लोग ऐसे रहते हैं। हालांकि आप किसी भी शहर से 40 किलोमीटर गाड़ी ज़रा अंदर ले जाएं, वहाँ तो औरतों की ज़िंदगी ही बेहाल है भाई। तो वो फिर क्या होता है कि इवन दे वांटेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, उनको भी ट्रैवलिंग का शौक है, मगर उनको बेचारियों को गली के कोने तक जाना अलाउ नहीं होता। तो जब वो, फिर ज़ाहिर है एक फ्रस्ट्रेशन तो डेवलप होगी अंदर। सो जब वो देखती है ना कि इकरा अजीज़ टर्की घूम रही है, या सरबत गिलानी थाईलैंड में है, या मारिया वास्तीदर है, सो वो उनको अंदर से एक फील होता है यार मुझे भी ये करना था, एंड बिकॉज आई कैन नॉट डू दैट और आई कैन नॉट वेयर द सेम क्लोथ्स, तो फिर वो हेट। आई मीन लाइक आई मे बी लाइक टॉकिंग स्टूपिड राइट नाउ, मगर ये एक ये भी आता है क्योंकि ओके मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आई गेट अ लॉट ऑफ हेट फ्रॉम पीपल who are stuck in their 9 to 5 jobs. I don't know why. आप तो बस बातें करते हो और पैसे कमाते हो भाई। तो ये भी तो आर्ट है ना। बातें तो सब करते हैं। आप आके बोल लो माइक पे, मैं बिठा देता हूँ, कमा के दिखाओ। बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 9 years इनटू कंटेंट क्रिएशन, तब जाके मेरी बात में इतना वजन हुआ है कि मैं बात करता हूँ तो हज़ारों लाखों लोग माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं। एंड टाइम इज़ मनी, तो मैंने तो इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्टमेंट का अब मुझे रिटर्न मिल रहा है। मगर लोग उसको इस तरह ही नहीं देखते। लोग वो आपकी पूरी स्ट्रगल माइनस कर देते हैं और बोलते हैं यार कभी आप यहाँ बैठे होते हो, कभी आप वहाँ बैठे हो, तो आपके तो मज़े हैं, जब दिल करा उठ गए। तो भाई मेरा ज़िंदगी का गोल ही ये था कि उठूंगा तो अपनी मर्जी से, जब दिल करा 8 बजे उठूंगा, जब दिल करा 2 बजे उठूंगा दोपहर को। यही गोल था ज़िंदगी का। और अल्हम्दुलिल्लाह टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। सो आई गेट हेट बिकॉज वाई, क्योंकि वो भी यही लाइफ चाहते थे कि यार हम चाहते हमारी भी होती, लेकिन हम तो जी मेहनत करते हैं, हम तो सुबह उठ के बैंक जाते हैं, आप तो आराम से सो रहे होते हैं वगैरह वगैरह। तो डीप डाउन दे वांटेड टू हैव द सेम लाइफ,
दैट दे थिंक आई हैव। कोई इतनी भी ओके लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इतनी भी कोई डैन बिल्जेरियन वाली लाइफ नहीं चल रही यहाँ पे। तो इसी तरह ये जो प्रोजेक्शन करती है ना, ये जो ख़वातीन दूसरी ख़वातीन को जो बैशिंग करती हैं, ख़ास तौर पे मॉडल्स को और एक्ट्रेसेस को, मुझे ये लगता है कि डीप डाउन उनकी भी ज़ाहिर है, किसकी ख्वाहिश नहीं है कि वो दुनिया ट्रैवल करें, घूमें फिरें आज़ादी से, एंड वेयर वट एवर द हेल दे वांट। और हमारी एक्ट्रेसेस कौन सा बिकिनी में घूम रही होती हैं भाई, वो उन्होंने ज़्यादा रॉम्पर ही पहना होता है, वो कवर्ड ही होती हैं प्रॉपरली, बस क्या थोड़ा सा वेस्टर्न होता है, थोड़ा सा लॉन्ग स्कर्ट हो गया वगैरह वगैरह। सबका दिल करता है खुला डुल्ला घूमे, यहाँ तो मजबूरी में सबको लॉन के कपड़े चुपकाने पड़ते हैं, और समझ रहे हैं ना मेरी बात। सो आई थिंक दैट कुड बी द रीज़न। सो येस, women कैन बी मिसोजिनिस्ट। और अगेन उसमें भी एक और वजह यह है कि हमने इतना मार्जिनलाइज किया हुआ है औरतों को अपनी सोसाइटी में, कि हमने उनको 100% उनके जहनों में बिठा दिया कि तुम्हारे सेवियर भी मर्द हैं, और तुम्हारे प्रोटेक्टर भी मर्द हैं, और तुम्हारा बैंक जो है ना वो भी मर्द है, तो सब कुछ मर्द से ही आएगा। तो जाहिर है जब आप किसी के जहन में बचपन से यही चीज़ डालोगे, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, आपको बचपन से जो है ना इस्लाम की तालीम दी गई इतनी कि आप इस उम्र में, आप अगर अपने 20s में 30s में, तो आपका पुख्ता ईमान है, राइट। अगर इस एज में आपको आके कोई बोले कि यार असल रिलीजन तो दूसरा है, वो फॉलो करना है, आप कभी मानेंगे ही नहीं। वाई? बिकॉज आपकी इंडोक्ट्रिनेशन शुरू से जो है ना इस रिलीजन पे हुई हुई। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? तो इसी तरह जब बचपन से ही बच्चों को गुड़िया गुड्डे की शादी में लगा दिया गया और बोला बस शादी ही तेरा आखिरी ठिकाना है, और उसके बाद एक मर्द ही है, वही तेरी ज़िंदगी उसी के आगे पीछे रिवॉल्व करेगी, उसी की तूने परस्तिश करनी है, उसी की तूने पूजा करनी है, उसी को तूने खाना भी खिला के देना, बना के देना है, चाहे वो तुझे जूते मारे, बेल्ट मारे, नशा करे, जो भी करे, वही तेरी दुनिया। तो ऑब्वियसली 20 years की इंडोक्ट्रिनेशन विल टर्न देम इनटू बिलीविंग कि नहीं यही सही है। सो व्हेन दे सी अदर women गोइंग आउट ऑन औरत मार्च, तो उनको वो बुरी लगती हैं। सो ये इंडोक्ट्रिनेशन अभी सदियों से चलती आ रही। ओके, so the women say feminism is cancer and abusing the women who are present at Earth March. Since the last few years, every single time I go out, I am made to feel very uncomfortable by men on roads, markets, streets, and I live in Bahria, which is supposedly a posh area to some. मर तो एक ही जैसे ना भाई। और वैसे टू बी ऑनेस्ट, आजकल की मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, जो ख़ानदानी लोग होते थे ना, जो ख़ानदानी रईस होते थे, वो अब नहीं बचे पाकिस्तान में, वो चले गए कनाडा। किसी ज़माने में, मैं अगर कराची की मिसाल दूं, जो लोग कराची में रहते हैं, किसी ज़माने में आप आगा सुपर मार्केट जाते थे ना, आपको एक डिफरेंट क्रीम ऑफ पीपल नज़र आते थे, लोग नज़र आते थे, डिफरेंट क्रीम, सुलझे हुए, राइट। अब वो लोग नहीं दिखते। अब आप डॉल्मेन जाएं, डॉल्मेन मॉल जाएं, आपको वो क्राउड ही नहीं दिखता। वाई? वो सारा क्राउड चला गया। जो ख़ानदानी रईस थे वो सारे चले गए। अब जो है ना, वो एक न्यू मनी बहुत आ गया लोगों के पास। किसी के पास पानी का टैंकर था, वो टैंकर मतलब कर करके जो है ना, उसने एक दौलत बना ली। लेकिन वही ना, एक्सपोजर तो नहीं है। अब जैसे जैसे करके हसलिंग करके पैसा तो आ गया, बट वो कहते हैं ना, मनी कांट बाय क्लास। तो अब बहरिया में रहें, डिफेंस में रहें, आप डिफेंस में आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि आप बोलेंगे यार ये भी यहाँ रहते हैं। समझ रहे मेरी बात? सो अब वो वाली ख़त्म हो गई कि जी ये एरिया है तो इस एरिया में ऐसे लोग होंगे। वो दौर ख़त्म। लाइक फॉर एग्जांपल, किसी ज़माने में गुलशन इकबाल जाना होता था तो हम तैयार होकर जाते थे कि बड़े इलाके में जा रहे हैं। आज आप गुलशन इकबाल में जाओ, वो लोग नहीं कहाँ फटीचर इलाके में आ गए। नो डिसरिस्पेक्ट टू माई गुलशन वाले फ्रेंड्स, मगर आप शायद छोटे होगे, अपने अम्मी अब्बू से पूछें, देयर वाज अ टाइम एरो क्लब जो ब्लॉक 6 में है, यार वो ब्लॉक इतना खूबसूरत था, हर घर के कोने में पाम ट्रीज लगे होते थे, लगता था वो कौन सा बुलेवार्ड है सेंटा मोनिका का, इधर लॉस एंजलिस में, लगता है वहाँ आ गए। मैं कुछ ज़्यादा कह रहा हूँ, मगर एक बहुत अच्छी वाइब थी उस एरिया की। आज आप वहाँ जाएं, यार गंदा हो गया। सो क्योंकि लोग गंदे आ गए। जब अच्छे लोग थे वो ख्याल रखते थे, क्योंकि वो सुलझे हुए थे, पढ़े लिखे थे। अब ज़रा अजीब सा क्राउड आ गया हर जगह। Men passing disgusting remarks no matter how covered up I am. देखिए, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच you've covered। यहाँ तो लोग जो है ना 4 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते, तो उसको क्या कवर करना था।
और आपने देखा होगा आजकल एक नया कल्चर है, लोग 3-3 साल 4-4 साल की बच्चियों को भी हिजाब करा रहे होते हैं। मतलब लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि एक तो बोलेंगे क्या नंगे घूमे क्या, ये भी नहीं कह रहा, मगर एक इतनी सी बच्ची को आप अगर इस तरह वो रख रहे हैं, सो दैट मीन्स कि शी कुड अपील टू समवन। व्हाई इज शी अपीलिंग टू समवन? तो मसला वहां से जो अपील हो रहा है उससे, उस बच्ची में नहीं है। समझ रहा है मेरी बात? एनीवे, so just recently I read a comment under this shoe advertisement which said ये कैसा बेहया जूता है, like what, how can a shoe be बेहया? I was traumatized for days after the whole Aurat March debate, people saying things like feminists deserve to be raped and celebrating the Taliban's threat to the organizers of the march. Why have our society hate why does our society hate women so much? What could possibly be the reason behind this? Sorry for such a long email. Wishing you best. Thank you so much. Like I said, so like we don't like or dislike women, like we like the idea of a certain woman. वो certain woman कौन है? वो जो है ना हमारी अम्मियाँ होती थी, कि हमने, लाइक आई ऑलवेज से इन ऑलमोस्ट एवरी पॉडकास्ट, कि हमने कभी अपने अब्बू को अम्मी का हाथ पकड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन उन पे हाथ उठाते हुए देखा है, राइट? तो और हमारी अम्मी से अच्छी औरत तो इस दुनिया में कोई होती नहीं है। सबकी अम्मियाँ आर द बेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, द बीकन, एक्सक्लूडिंग सम हॉरिबल एक्सपीरियंसेस जो लोग शेयर भी करते हैं। तो वो समझते हैं कि दैट इज़ द राइट वुमन, जो कि जूते भी खा रही है, उसके बावजूद खाना भी खिला रही है, ख्याल भी रख रही है, अब्यूज़ भी हो रही है, मगर बच्चों की खातिर सब सह रही है। सो वो सही है। बट ये जो है, जो कह रही है कि नहीं यार ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आई हैव माई ओन वॉइस, आई एम एन इंडिविजुअल, मेरी भी एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मेरी बॉडी पे मेरा कंट्रोल होना चाहिए, मेरी बॉडी ऑटोनॉमी भी, एक तो हमारे यहाँ समझते हैं जी बॉडी ऑटोनॉमी का मतलब है कि जी मैं जब चाहे नंगे हो जाऊँ, क्योंकि गंदे लोग हैं ना, गंदी फिल्में हमेशा देखी, इसलिए गंद ही जहन में आता है। दैट मीन्स कि भाई इट इज़ माई राइट हु आई चूज़ टू बी विद। तो वही विमेन हेटिंग जो है ना, वो इसलिए है बिकॉज बोलती हुई औरत किसी को बर्दाश्त नहीं होती, ख़ास तौर पे एक मिसोजिनस माशरा, पेट्रियार्कल माशरा, जो कि इसी बुनियाद पे खड़ा होता है कि जहाँ पे वो औरत को कंट्रोल कर सके, उसको जूते के नीचे रख सके, उसको एक लौंडी बना के रखे, एक नौकरानी बना के रखे। उनकी नज़र में वही माशरा कामयाब है, इसीलिए दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वही माशरा रहे। बट ऑब्वियसली इंटरनेट की दुनिया है भाई, इंटरनेट हैज़ रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड, इट हैज़ डेमोक्रेटाइज द वर्ल्ड टू अ सर्टन डिग्री। लोगों में शऊर आ गया है। अब ना आप किसी पे ना हल्का फुल्का जुल्म भी करें ना, तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से उल्टी सीधी बात करें ना, वो ठग से फ़ोन निकाल के ये देख रहे हैं ना, ये दिस इज़ द अल्टीमेट गॉस्पेल ऑफ टुडेज वर्ल्ड, ठीक है ना? वो फ़ौरन निकाल के बताता नहीं भाई ये जो आप कह रहे हैं गलत है, इसमें तो ऐसा लिखा है। समझ रहे हैं ना? अब लोग होंगे अवेयर, और हर क्लास पे इसको भी लोग कहते हैं कि जी ये तो जो औरत मार्च है ये तो अमीरज़ादियों का शौक़ है, उनको तो बस वायरल होने के लिए वो जो है ना इस तरह के प्ले कार्ड लिख कर आती कि जितना गंदे से गंदा मैसेज होगा उतना वायरल होगा, और ये अपने फेम के लिए आती हैं। इनफैक्ट इनके अपने घरों में जो है ना इन्होंने अंडर एज बच्चियाँ रखी होती हैं, मासियाँ रखी होती हैं, उनके साथ जुल्म करती हैं, इस तरह की मतलब असम्पशंस पे बात करते हैं। देखें, वही वाली बात है, हमेशा जो है ना किसी भी किस्म का रेवोल्यूशन हो, वो हमेशा उसी क्लास से आता है हु कैन अफोर्ड टू रिवॉल्ट, राइट? अब एक औरत ईंट की भट्टी पे काम कर रही है, या वो रेड़ी लगा रही है कहीं पे, या वो किसी फसल में काम कर रही है जहाँ पे उसको 7 दिन काम करना है, कोई छुट्टी नहीं, और घर जाके रोटी भी बनानी है, शौहर से पिटना भी है, वो कहाँ से टाइम निकालेगी प्रेयर हॉल पे आने के? सो उनकी इमेंसिपेशन के लिए वही लोग आगे आ सकते हैं हु कैन अफोर्ड टू कम आउट एंड हु कैन अफोर्ड टू टू प्रोटेस्ट, एंड ऑल्सो हु कैन अफोर्ड द बैकलैश। समझ रहे हैं? हर बंदा नहीं आके कर सकता। तो ये हमारे यहाँ ना लोगों ने गलत कॉन्सेप्ट बना ली, क्योंकि उन्होंने देखा यार यहाँ पे तो खाली जीन्स वाली औरतें आती, तो मसला तो खाली इनको है, असल औरत जो है वो तो घर पे बैठ के आराम से रोटी पका रही है। नहीं, उसको आज़ादी हो, वो भी बाहर है, आज़ादी नहीं है उसको, और उसी की आज़ादी की जंग है। इसको भी लोग समझते हैं कि जी आज़ादी क्या चाहिए, क्या सड़कों पे नंगा होना है? अगेन वही वाली बात है, क्योंकि आपने आज़ाद औरत का मतलब ही यही समझा है कि वो नंगी हो,
फातिमा जिन्ना वॉज एन आज़ाद वुमन, वो एक आज़ाद औरत थी, पढ़ी लिखी थी। उन्होंने भी तख्लीक़ पाकिस्तान या तकमील पाकिस्तान के लिए कितनी उन्होंने कायद आज़म का साथ दिया। वो एक आज़ाद औरत थी। राना लियाकत अली ख़ान अपने हस्बैंड के साथ नवाब थी भाई, वो बेगम थी। वो चाहती आराम से खल्ली वल्ली ऐश करती, ठीक है ना। उन्होंने भी सड़कों पे आके, वाई, बिकॉज दे वर द रिच क्लास हु कैन अफोर्ड टू गो आउट एंड प्रोटेस्ट एंड लाइक हैव सम सॉर्ट ऑफ अ मूवमेंट। तो वो एक आज़ाद औरत थी, और उन आज़ाद औरतों और बहुत सारी अनगिनत जिनको हम शायद जानते भी नहीं, या जिनको हम तारीख के पन्नों में भूल चुके हैं, उन्हीं की कंट्रीब्यूशन की वजह से आज हमारे पास आज़ादी है, राइट। तो वो आज़ाद औरत उस तरह की आज़ाद औरत, वो ये वाली नहीं कि जी कपड़े फाड़ के सड़क पे आ गई, या ये कि जी मैं अब इसके साथ सेक्स करूंगी, अब उसके साथ सेक्स करूंगी। बिकॉज दैट्स द आज़ादी यू थिंक, बिकॉज आप ये समझते हैं कि अगर आपके पास खुल्लम खुल्ला आज़ादी होती तो आप यही करते। कहते हैं ना कि अगर आप किसी टीनेजर से पूछें कि यार अगर आपके पास कोई सुपर पावर होती तो क्या होती, वो सब बोलते जी इनविजिबल होता। क्यों जी, रमशा के बाथरूम में जाके बैठ जाता, मैं नहाते हुए देखता। यही आती है आज़ादी। तो इसीलिए अपनी आज़ादी जो है ना, वो यही समझते हैं कि अगर हमारे पास खुला डुल्ला माहौल होता तो हम तो यही करते। आज जेनी, कल मैनी, फिर कैनी, नहीं कैनी तो गलत हो जाता। समझ रहा है मेरी बात। तो वो समझते हैं कि अच्छा ये भी आज़ादी मांग रही है, तो ये भी वही चीज़ चाह रही है। हालांकि मर्द और औरत डिफरेंट डायमेंशन पे थोड़ा बहुत सोचते हैं। एनीवे, सो इट इज़ वेरी डिस्गस्टिंग दो। और वही वाली बात है ना, तो जहाँ पे देखिए पावर डायनामिक्स की बात है, कोई भी ना पावर छोड़ना नहीं चाहता। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब यूट्यूब अप एंड कमिंग था, मेरे अपने इनबॉक्स में आज भी उन बड़े बड़े एक्टर्स के और टीवी प्रेजेंटर्स के मैसेजेस रखे हुए हैं जो कहते थे कि भाई क्या थर्ड क्लास काम कर रहे हो, असल चीज़ टीवी है। आज उन सब के यूट्यूब पे चैनल है, अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है ना। वाई, बिकॉज एक पावर डायनामिक शिफ्ट हो रही थी। किसी ज़माने में आपको टीवी में काम करना होता तो आप यू हैड टू नो द प्रोड्यूसर्स, यू हैड टू स्लीप विद देम, इवन इफ़ यूर अ मैन। या फिर और 10,000 तरीके हैं, जुगाड़, या आपको कोई जानने वाला मामू चाचे ताए वगैरह वगैरह। या फिर आप टीवी स्टेशन के गेट के बाहर खड़े हो जाएं और घंटों खड़े रहे कि प्रोड्यूसर साहब की गाड़ी आएगी, तो आप उनको एक एलिवेटर पिच दे दें जल्दी से, मिमिक्री करके दिखा दें कि जी मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। आज मेरा अपना टीवी चैनल है, या आप मुझे मेरे टीवी चैनल पे देख रहे हैं, खल्ली वल्ली होगा, एयर वाई होगा, जियो अपना होगा, भाई मेरा अपना चैनल है, मेरे अपने व्यूअर्स हैं। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। पावर शिफ्ट हो रही थी तो उनको बुरा लग रहा था, आज वो खुद यूट्यूब पे हैं। सिमिलरली जब यूट्यूब वॉज द किंग, ठीक है, फिर टिकटॉक आया, एंड दैट्स वाई टिकटॉकर्स वर गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट, बिकॉज पावर डायनामिक शिफ्ट हो रही थी। अब लोग उधर जा रहे थे, तो किसी को भी प्लेट में रख के देने का शौक नहीं है कि जी ये ले मेरी आज़ादी है, बाप ले ले, नहीं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग उसके खिलाफ थे। मैं चूंकि एक्सप्रेशन को सपोर्ट करता हूँ, अब एक्सप्रेशन कहीं से भी आए, क्योंकि मैं अपने काम में इनसिक्योर नहीं हूँ। मुझे पता है जितना लिखा है उतना मुझे मिलेगा, और कोई मुझसे छीन नहीं सकता। और दूसरा है कि अपने काम पे भी इंसान को थोड़ा बहुत एतमाद होता है, और होना भी चाहिए। सो सिमिलरली इस सिचुएशन में जो है ना, मेन आर फीलिंग थ्रेटेंड कि यार ये तो हमारी औरतें अगर हमें सामने से जवाब देने लग जाएं, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं आगे से, क्योंकि हमारे पास तो एक ही हल था, ज़्यादा चूँ चाँ हुई चमाट लगा दिया, या ज़्यादा है कि जो पिटाई कर दी, या वगैरह माँ के घर भेज दिया, तड़ी लगा दिया, तलाक का बोल दिया, धमकी दे दी। अब वो चूँकि फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो वो रोज़ मतलब गलती चाहे बंदे की ही हो, माफ़ी फिर भी औरत ने ही मांगनी है। और वो घर की खातिर, और मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा, मेरे बच्चे हैं, ये है वो है, तो मैं सह लेती हूँ। अब चूंकि पावर डायनामिक शिफ्ट हो रही है, अब औरतें कह रही भाई हम भी काम करेंगे। और जब वो काम करेंगी, जब फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी मर्दों से, तो फिर वो भी आगे से बोलेगी, अपना भी आर्ग्यूमेंट पेश करेगी। फिर वो नहीं सहेगी चमाट, फिर वो नहीं सहेगी धमकियाँ, बोलेगी ठीक है तलाक देता तो दे दे, मैं तो कमा रही हूँ, मैं तो पाल लूँगी अपने बच्चे, मुझे क्या ज़रूरत है तेरी। ये चीज़ मर्दों को खटक रही है, विच इज़ वाई दे हेटिंग। अब वो हेट में इतना आगे चले गए, जब वही वाली बात है ना, जब आपके पास कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं होता ना, तो फिर आप गालम गलोच पे आते हैं। मैं हमेशा, मेरे कमेंट्स खुले होते हैं, चाहे आप फेसबुक पे देखें, यूट्यूब पे देखें, चाहे वो हेट मैसेजेस भी हो। अ, अगर तो बहुत नंगी नंगी गालियाँ तो मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं। हाँ, वैसे अगर कोई डिसएग्री भी कर रहा हूँ मुझसे, मैं उसको रखता हूँ कि ठीक है भाई, वो आपका हक है, और आर्ग्यूमेंट जब तक तमीज़ के दायरे में है, होना भी चाहिए, ठीक है।
मगर जहाँ किसी के पास आर्गुमेंट नहीं होता ना, तो वो गालियाँ वही देते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ कहने को है नहीं, तो फिर वो कहते हैं चलो मैं माँ बहन की गाली देता हूँ। तो इसीलिए अब चूंकि मर्द हजरात के पास एक जो हमारी एक बड़ी मेजोरिटी है सोशल मीडिया पे जो दिखती है, चूंकि उनके पास कोई काउंटर नैरेटिव नहीं है, कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं है कि वो उसको तमीज़ के दायरे में डिस्कस कर सकें कि यार जी अच्छा, ख़वातीन के मसले ये हैं तो ये है, ठीक है, हम यहाँ आए हैं, बात कर सकते हैं। और सेकंड ऑफ ऑल, वो औरतों को इस काबिल भी नहीं समझते ना कि वो टेबल पे बैठ के हमसे बात करेंगे, भाई चल बे निकल आगे से, ये वाला एटीट्यूड है ना, इस वजह से गालम गलोच पे उतर आते हैं। अगेन इट इज़ वेरी ट्रिगरिंग टू सी द काइंड ऑफ मैसेजेस women गेट। और हमेशा हर साल मार्च में इस तरह की एक फिर एक लहर आ जाती है, फिर खलीलुर रहमान कमर भी आ जाते हैं, वो कुछ कह जाते हैं, फिर वो अलग गालम गलोच। इट्स वेरी सैड कि आगे हमारे इतने मसले हैं, हमारे यहाँ इकॉनमी का मसला, 10,000 टेंशन हैं हमारे, उसमें हमने ना एक और फ्रंट खोल दिया, मर्द और औरत अब ये भी जंग कर रहे हैं। पहले क्या था, ज़बान लसानी है, फसादात अलग, सेक्टेरियन हमारे यहाँ अलग चल रहे हैं, शिया सुन्नी का अलग मसला है। लसानी हमारे यहाँ एक दौर था कराची में जी, उर्दू स्पीकिंग, पठान से लड़ रहा है या सिंधी से लड़ाई है या बलोच से लड़ाई है, वो एक वो भी अलग एक से। अब मर्द और औरत, अब जेंडर की एक और वॉर फ्रंट आ गया, एंड इट्स वेरी डिस्गस्टिंग। तो बहुत बुरा फील होता है, मगर ये कि लाइक पीपल नीड टू अंडरस्टैंड और सुनने की सकत रखें। अगला अगर वो कोई अपना आर्ग्यूमेंट पेश करे तो सुनने की सकत रखें, सुने, प्रोसेस करें और उसका कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट दें। ये गालम गलोच करना और रेप की थ्रेट्स देना और तालिबान को सपोर्ट करना, तो फिर अगर तालिबान को ही सपोर्ट करना है तो हम पागल थे इतने अरसे से जंग लड़ लेते? क्यों हमने इतने ऑपरेशन किए, क्यों मीरान शाह में इतने बम गिराए, क्यों नॉर्दर्न एरियाज का हमने बेड़ा गर्क किया वजीरिस्तान के दौर का? अगर तालिबान के साथ ही आपने हाँ में हाँ मिलानी थी तो फिर एपीएस को क्यों रोते हो हर साल? 16 दिसंबर को क्यों डीपीआं चेंज कर देते हो? अगर उन्हीं का ही साथ देना था, अगर उन्हीं की थ्रेट्स को कंडोन करना था, देन व्हाट्स द पॉइंट? क्यों हमने इतने बंदे मार मरवाए यार? बोलते हैं कि ठीक है जी आप ही टेक ओवर कर लें, अगर आप इतना ही अग्री करते हो उनसे हर चीज़ पे तो बोले ठीक है आप ही टेक ओवर कर लें, नहीं मरते आपके शहरों में, नहीं होती सुसाइड बॉम्बिंग्स इतनी जितनी हुई हैं। तो ये तो गलत है ना, आपने अगलों से जंग लड़ी 20 साल 15 साल, ठीक है, अल्लाह अल्लाह करके हमारे मुल्क में सुकून हो, वरना एक टाइम था बाजार जाने से लोग डरते थे। आपको याद है मून मार्केट का धमाका कितना खतरनाक था, कितने लोग उसमें शहीद हुए थे, लाहौर में जो हुआ था? इट वॉज सो क्लोज टू वेयर माई सिस्टर लिव्स, एंड वो उनका, वो तो ना मोहल्ले का बाजार वो उनका है, और मैं वहाँ इतनी बार गया हूँ यार, मैं तो डर गया था वो जब वो मून मार्केट वाला, हालांकि बहुत सारे धमाके हुए, वो भी एक दौर था यार। आए दिन देखिए आपने कि वो तस्वीरें पुरानी, आपको याद होगा, बंदे कटे हुए पड़े, मैंने खुद देखा है। कराची में एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी मुहर्रम मुहर्रम में, और मैंने गोश्त, इंसानी गोश्त, एक साइन बोर्ड पे दुकान की, लाइट हाउस की बात है, आपको याद, समझ गए होंगे मैं कौन से वाले धमाके की बात कर रहा हूँ। इंसान का गोश्त की बोटियां ना चुपकी हुई थी साइन बोर्ड पे, उल्टियां करता हुआ वापस आया था मैं। तो भाई खैर बात कहाँ से कहाँ चली गई भाई, कहाँ आप दूसरे उन लोगों की थ्रेट्स को आप कंडोन ना करें, अच्छी बात नहीं है। ख्याल रखें और इन चीज़ों से इज्तनाब करें, कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट हो ज़रूर पेश करें और तमीज़ के दायरे में रह के बात करें। अगला गाली दे तो फिर आप जवाब दें, लेकिन गाली से कभी बात शुरू नहीं होती और गालियाँ कोई मसले का हल भी नहीं होती। और फिर अगर अगले ने गाली दी और आपने भी दे दी तो आप में उसमें फ़र्क क्या रहा? तो हमेशा ऑलवेज चूज़ द राइट पाथ एंड द राइट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, और तमीज़ के दायरे में रह के बात करें। अगला जैसा बिहेव करे वो उसका फ़र्ज़ है, आप अपना ज़र्फ़ और अपना फ़र्ज़ ओके रखें, ठीक है? खैर आई वांट टू डू अ कपल मोर क्वेश्चंस, मगर टाइम हो गया है बच्चों को स्कूल से लाने का, सो आई हैव टू स्टॉप हियर। और आई होप यू एंजॉयड द एपिसोड, एंड कोई ऐसी वैसी बात हुई हो तो माय हम्बल अपॉलॉजीज। अपना ख्याल रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट ऑन patreon.com/kanji swag। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे हमेशा शुरू में कहनी चाहिए थी, हमेशा एंड में कह रहा होता हूँ, आप इन एपिसोड्स को स्पॉटिफाई पे डाउनलोड कर लिया करें ना। अगर आपने यूट्यूब पे सुन लिया फिर भी स्पॉटिफाई पे डाउनलोड कर लिया करें, मैं वहाँ पे इतने पैसे देता हूँ हर महीने अपलोड करने के, आता वहाँ से कुछ भी नहीं है। सो स्पॉटिफाई पे ज़रूर डाउनलोड किया करें। और अगर आप पेट्रियन पे सपोर्ट नहीं कर पा रहे, आपका कार्ड नहीं चल रहा है, एक तो हमारे मसले भी ये वाले ना, तो आप फेसबुक पे जाके फ़ैन सब्सक्रिप्शन भी ऑन कर सकते हैं, या फिर वीडियोस जो रैंडम वीडियोस मेरी पिछली आई हैं उनके नीचे स्टार्स का कमेंट भी कर सकते हैं, उस तरह भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।